खलीलुर रहमान कमर साहब, अदब का एक बहुत बड़ा नाम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी रिसेंट लाइफ के बारे में तो सारे लोग जानते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, किसी तारीफ का मुहताज नहीं है। बचपन के बारे में कोई नहीं जानता। आप कहाँ पैदा हुए, फादर क्या करते थे, कितने बहन भाई थे, कौन से स्कूल में तालीम ली, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या एक कमज़ोर स्टूडेंट थे? मैं शादबाग लाहौर में पैदा हुआ। I was a brilliant student. I haven't seen a student like me ever. वो अभी तक ब्रिलियंट है माशाल्लाह। सलाम। अब्बा मेरे छोटे से कॉन्ट्रैक्ट थे जिना बाग में एंड एक हार्ड वर्किंग लाइफ थी which we passed through and अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स चेंज थे। शाहबाग से पढ़ा, शाहबाग प्राइमरी स्कूल शाहबाग से, गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहबाग से, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन से, जिना इस्लामिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर बैंक में जब था तो DIB भी मैंने किया बैंक में। तो दिस वाज हाउ आई वेंट थ्रू ऑल इन माय लाइफ। बहन भाई कितने थे? 5। तो आपका नंबर कौन सा है? फर्स्ट हुआ। तो बहन भाइयों में कैसा था? बड़ा फ्रेंडली रिलेशन था, बड़ा नॉटी, बड़ा खेलने वाला? मेरी बहनों से सबसे ज़्यादा दोस्ती थी, भाइयों से मेरा बड़ा डिस्टेंस है। बट आई वाज अ फादर लाइक ब्रदर टू देम, यू नो, इवन टुडे एंड दे आर गेटिंग ओल्डर नाउ लाइक मी। I'm always father to them. Even when Abba was alive, I was like father. अच्छा मुझे बताएं, मैं थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में इसलिए जानने का वो इश्तियाक रखता हूँ कि जानना चाहता हूँ कितनी बड़ी पर्सनैलिटी बचपन कैसे गुजरता है। जब मैं डॉक्टर बना, मेरे माँ बाप ने बचपन में हमारे ज़हन में डालना हुआ था डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। ज़्यादातर घरों के अंदर अदीब बनने की कोई मोटिवेशन नहीं होती। आपको ये मोटिवेशन कैसे? अदीब बनने की मोटिवेशन कभी नहीं मिलती। अदीब आपको बनाकर बेचता है। अब उसमें रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। लाइक मैं बहुत लिखता और छपता था until I was in first year, लेकिन मुझे बहुत मार पड़ी इस वजह से। मुझे बहुत डांटा गया क्योंकि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और वो चाहते थे ये अच्छा स्टूडेंट है तो पढ़ लिख के एक बड़ा अफसर बन गया और ख़ानदान को गुर्बत के इस विशियस सर्कल से निकाल दे। वो उस वक्त सही सोच रहे थे। मेरे यहाँ वो जो आमद का वलवला था वो अपनी वजह तमाम पर था। तो वो सारी चीज़ें जो है एक बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा था जिसमें मैं हार गया। और फर्स्ट ईयर में मैं लिखना, फर्स्ट ईयर के एंड तक मेरे ख्याल में लिखा। उसके बाद मैंने लिखना बंद कर दिया, उर्दू लिखता ही नहीं था। तो then I went into studies, extensive studies, or raised to be a banker soon. And I was a very flourishing banker. जब मैंने रिज़ाइन किया बैंक ऑफ पंजाब से, started my career with Raish Bank and ended up with Bank of Punjab. तो ये चलता है जो हाल तो मुझे तकलीफ होती है इस बात की। भाई वांटेड मी टू बी डॉक्टर, तो मुझे वो बहावलपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। अच्छा नहीं चल रहा वो, ऊपर से मैं डॉक्टर बनना भी नहीं चाहता था। मैं उठता था अपनी मर्जी से। तो बड़ी रोया पीटा मैंने, माँ पे बड़ा सांप निकलता है ऐसा फास्ट हुए नया नया हॉस्टल बना था, मारे तो कोई बात नहीं। तो eventually I got on a grade और अगर डिवीजन अप्रूव करे तो मैं अकेले वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लूँ। तो डिवीजन अप्रूव करा था तो केमिस्ट्री के पेपर वाले दिन मेरी माँ की डेथ हो गई। Then I ended up with the doctor to end up being doctor. इनके शुरू से आपने अपने दिल की मानी है? माँ बाप भी मानी ना, माँ बाप की मानी भले मैं गुस्से में आकर मानी, लेकिन
कहीं मैंने रियलाइज किया कि अब मैं इमेज बड़ा बुरा था राइटर्स के बारे में, शायरों के बारे में। तो उनको क्या पता था कि अल्लाह मेहरबानी करेगा, जब उनका बेटा आएगा तो चीज़ें बदल जाएगी। अच्छा, मेरे ज़हन में एक चीज़ है, जो बच्चे ट्रेडिशनल रास्ता अख्तियार नहीं करते, उनका ज़्यादातर अपने माँ बाप से या स्पेशली बाप से एक नज़रियाती क्लैश चल रहा होता है। तो वो था ये वो क्लैश आपके नहीं था, देखिए मजबूरी थी। एक बात समझिए, वो एक और रास्ते में खींच रहे होते हैं। माय फर्स्ट फैन, ठीक है। क्या बात है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया अदरवाइज, लेकिन लिखने में नहीं। और मैं बड़ी ठीक से समझ सकता था आफ्टर आई वाज इंडक्टेड बाय बैंक कि वो क्या सोच रहे थे। वो गिवन सर्कमस्टांसेस उनको अलाउ नहीं करते थे कि मैं शायर हो जाऊं या राइटर हो जाऊं। उस वक्त इमीडिएटली ये पेइंग जॉब भी नहीं थी, बल्कि जॉब ही नहीं थी, समझो। तो वो तो ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे दिया हुआ था तो मनवाने के लिए इतने रास्ते खोल दिए कि अल्लाह ने वो साबित कर दिया। वरना टेक्निकली स्पीकिंग ही वाज राइट। तो क्लैश नहीं था। अगर उनको पता चल जाता कि देयर इज करियर एंड स्कोप इन इट, तो वो सबसे पहले मेरे साथ खड़े होते। मे बी ए चाइल्ड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कि जब आप कामयाब एक खलीलुर रहमान कमर, कामयाबी, देखो कामयाबी का लफ्ज जो है ना, या आप ये कह लें जिस दिन आप खलीलुर रहमान कमर बने, तो वो क्या, उनकी क्या फीलिंग थी? I left the world very happy. He was proud of me, you know. तो ये सबसे बड़ी कमाई थी मेरी कि माँ ने तो वक्त नहीं देखा। I was so young when she died. लेकिन बाप ने देखा and he went proud. और जब सबसे पहले आपने कुछ लिखा, वो क्या नज़म थी, इशार थे, गज़ल थी, क्या थी? सबसे पहला शेर लिखा। पहले बुनियादी तौर पर मैं शायर हूँ, और वो रंग मेरे स्क्रिप्ट राइटिंग में भी झलकता है। तो मेरा मुकालमा जो है वो होता है, मंजूम होता है ऑलमोस्ट। बल्कि मैं अक्सर प्यार करता हूँ कि मेरा सीन लेके आप हारमोनियम पर बजा लीजिए उसको, सुर नहीं टूटेगा। तो ये थी अल्लाह का गिफ्ट था। याद है वो पहला शेर? याद पहला है? शेर था, मेरे कज़न की डेथ हुई थी, एल्डेस्ट ऑफ आवर फैमिली, कज़न में सेकंड एल्डेस्ट। तो ही डाइड 6 months आफ्टर हिज मैरिज। तो आई वाज सो ग्रीव्ड। शेर था कि कुछ न रह सका जहाँ, वीरानियाँ तो रह गई। यानी कि उसकी डेथ ने आपके अंदर से जो एक वो शायर, क्या बात है, क्या बात, कुछ न रह नहीं, शायर तो मेरे अंदर था ना, और शेर वो पहला हुआ। एक्सपोज बाहर निकला वो। कुछ न रह सका जहाँ, वीरानियाँ तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियाँ तो रह गई। क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। अच्छा, किस वक्त आपको रियलाइज हुआ कि मैं कोई आम कॉमन सा भी अदीब नहीं हूँ, मैं कोई एक स्पेशल एक चीज़ हूँ? जब पहली दफ़ा कलम मेरे हाथ में था, मुझे पता था आई एम ए गिफ्टेड गाय। क्या बात है, क्या बात है। ये मुझे, मैं खुद आ गई कॉन्फिडेंस था या कोई ऊपर से कोई एक? देखिए, कॉन्फिडेंस एंड खलीलुर रहमान को बॉन्ड टुगेदर। इसमें कोई शक नहीं। सीखते हैं कॉन्फिडेंस क्या होता है आपसे। तो अच्छा, जब हम बचपन में ड्रामे देखा करते थे, उस टाइम आप एक्टिंग किया करते थे? नो एक्टिंग, देखिए आई वाज अ चाइल्ड एक्टर, आई वाजंट गुड एक्टर। तो की नासिर साहब के सामने, और वो आदमी है लंडा बाजार, उसमें जो आपका वो बाद साहब, बाबर अली साहब, फराज शाह साहिबा, तो वो आई हैड गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम एंड लर्न अ लॉट। मेरे आपको पता है, लंडा बाजार का जो करेक्टर है वो मेरे ज़हन में आज भी आपका नक्श है। अरे अल्लाह अकबर। और कभी कभी मैं को रील के सामने गुजरे तो मैं बड़ा उसको बड़ी देर से बार बार देखता हूँ। तो वो क्या शानदार करेक्टर था। एक्टिंग को आपने छोड़ क्यों दिया? मैं बिजी बहुत था। मुझे एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर एंड टू रन द प्रोडक्शन हाउस, मुझे बहुत हैसल करना पड़ती थी, एक्टिंग नहीं कर सकता था। लेकिन वो जो दिया हुआ था अल्लाह ने, वो इस्तेमाल हो गया ना, कम से कम ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं। लेकिन आपको पता है, बड़ा गहरा इम्पैक्ट डाला था आपने। अल्हम्दुलिल्लाह।
वो जो करेक्टर्स थे आपके वो बहुत, वो आज भी कभी वो जो आपकी शलवार कमीज और आपका चलना और आपका देखना और आपकी मूछें डंडा बाजार के अंदर, और जो तकीर नासिर साहब के सामने आपकी आपकी जो एक्टिंग थी उसके एक और ड्रामे में, उसका नाम याद नहीं आ रहा। राहुल का चंद्र। जी जी जी, तो क्या बात थी, क्या बात थी। और मेरा ज़िंदगी का पहला इंट्रोडक्शन वो जब मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला तो मेरे जहन में वो एक फिल्म की तरह रन कर रहा था। हाँ हाँ। और यकीन माने मैं आई बात सरप्राइज कि मैं एक उस बंदे के सामने बैठा हुआ हूँ जिसको मैं बचपन में देख के जब वो ड्रामा देखता था वो अगले पूरे 2-3 दिन तक वो मेरे दिमाग में चलता था। राहुल। तो क्या वो, और मैं ये चाहूँगा, मेरी पर्सनल ख्वाहिश है, मुझे नहीं पता वो आप उसमें क्या आप एक्टिंग दोबारा करें, क्योंकि आप जो करेक्टर के अंदर रंग भरते हैं वो क्या शानदार है। इरादा है वैसे कोई दोबारा कभी एक्टिंग करने का किसी मूवी में? बड़ा मुझे कोई लिख लूँ मैं ऐसा कोई क्रिटिकल रोल जिसको लगे कि मैं अच्छा परफॉर्म कर लूँगा तो आई डू इट। तो अपने अपने लिए लिखे हैं आपने? नहीं, अभी अभी अब जिम्मेदारियाँ बहुत हैं लिखने की, तो ज़रा पूरी कर लो। अच्छा, जो लोग आपकी पर्सनल लाइफ में है वो जानते हैं कि आप बड़े एक मिलनसार बंदे हैं, बड़े हेल्प करने वाले बंदे हैं, बहुत ही नरम मिजाज के बंदे हैं, यारों के यार हैं, लेकिन आपका इमेज बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म का है, बड़ा बारो इमेज है, लोग डरते हैं आपसे इंटरेक्ट करते हो, ऐसी क्या वजह? बाहर तो मैं चाहता हूँ हर शख्स को होना चाहिए। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने ज़िंदगी में हलाल कमाया है ना, हलाल खाया है, तो आपको कॉन्फिडेंस के लिए किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अल्लाह की तरफ से आपको मिल जाता है। खूबसूरत बात। जब आप हराम खाते हैं तो आप बहुत जगहों पर काने होते हैं किसी न किसी। आह, क्या बात है, यू शेटर्ड योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, तो उसका वो नुकसान मुझे नहीं हुआ। मैं वो नहीं हूँ जिसको पाबंद किया जा सकता था बाय आर्गूमेंट कि मैं किसी के सामने, किसी सुपीरियर के सामने हाथ मानूंगा। तो मेरे लिए सुपीरियर कभी कोई नहीं था, ना कभी कोई इन्फीरियर था, तो ना कभी कोई सुपीरियर था। मैं लोगों की रिस्पेक्ट करता था ओवर इन मेरे जो बैंक में जो होते थे सुपीरियर, लेकिन मैं एक ईमान के साथ काम करता था कि मैं बैंक का एम्प्लॉय हूँ, किसी आदमी का नहीं। तो आई वॉज गुड इनफ, इंटेलिजेंट इनफ टू डिलीवर माई जॉब, तो इसलिए मुझे कभी किसी का कोई खौफ नहीं था सिवाय मेरे अल्लाह। मुझे जब मैंने एक दोस्त को बताया कि मैं आपसे मिलने जा रहा हूं, तो मुझसे उसने एक चीज़ कही जो मैं खुद पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आज पहली दफ़ा पूछूंगा और शायद कोई जरूरत करे, और मैं आई एम ऑनर्ड कि मैं जरूरत कर रहा हूँ आपसे पूछने की। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत इल्म वाले हैं और इल्म कभी कभी गरूर पैदा करता है? आपके लहजे में इस गरूर की सख्ती तो नहीं है? ये वो मैं तुम्हारे दोस्त को माफ़ कर दे, वो मुझे, मैं नालायक आदमी कहूँगा। जब आप किसी चीज़ की सतह तक नहीं पहुँच सकते तो आप अज्यूम करते हैं कि शायद ये तकब्बुर है। खलील रहमान कमर मर सकता है, तकब्बुर नहीं कर सकता। हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बला का है, वो अल्लाह का दिया हुआ है। मुझे आप गलत बात के ऊपर अगर चाहें अपने रुतबे की वजह से, सो कॉल्ड रुतबे, अपने जेब में खनकते हुए सिक्कों की वजह से, या अपनी पावर की वजह से चाहेंगे मैं आपकी बात मान जाऊंगा, अनटिल इट इज़ ऑल गुड, वो आप तस्वर मत कीजिए। आओ पुल्स पे भेज के मेरे को बनवा लो, वीगो डाला भेज के बनवा लो। अदरवाइज ऑन आर्गूमेंट, आपको एक सही आर्गूमेंट दे के खरीदना है मुझे आप इस रोब दाब में किसी सूरत में कन्विंस नहीं करवा पाएंगे। इट वॉज राइट फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड ऑफ माइंड। मुझे आपको दलील देकर कन्विंस करना है, आई बी ओके, मैं आपके साथ बहस नहीं करूँगा। बट व्हेन यू विल बी रॉन्ग एंड यू विल एम्फसाइज दैट आई शुड बी अग्रीइंग टू यू, आई विल नॉट। ये नहीं हुआ कभी ना, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह की करम से, उसकी मेहरबानी से कभी होगा। तो उसमें अगर आपको लगता है, क्योंकि आपको भी सही आर्गूमेंट का नहीं पता, आपका फिर मसला ये है, अगर आप मुझे मुतकब्बर समझ रहे हैं तो आपको भी नहीं पता कि आई एम फाइटिंग फॉर द थीसिस, और थीसिस में कहीं आपके भी अंदर कमी है, नहीं तो आपको सीखना है। तो आप ये वैल्यू जजमेंट मत पास कीजिए कि मैं एरोगेंट हूँ। आप समझाए मेरी बात, उनको ये बात समझाइएगा कि यू हैव टू लर्न। ये ना लर्न करना भी तकब्बुर है। बड़ी खूबसूरत बात, समझे आप? और किसी के लिए वैल्यू जजमेंट पास कर देनी।
आपको सीखना है बिफोर दैट यू डिस्कस मी। मैं गिफ्टेड पर्सन, तो मैं खुद खलील रहमान कमर को डिस्कस करना चाहता हूँ। वो जी क्या मेहरबानी है अल्लाह की उसके ऊपर, तो ये तकब्बुर है? मैं तो सरासर परवरदिगार की मेहरबानी में बैठा हुआ हूँ। विदाउट दैट आई एम नो वरी, बल्कि बकौल मेरे में 2 टके का आदमी हूँ। फिर तो फिर आज बताएं कि कोई ऐसा शख्स अदब के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, वैसे दुनिया के अंदर, जिसे आप समझते हैं कि वो जिसने आर्गूमेंट्स में आपसे जीता हो, या आप समझते हैं कि जिससे इल्म के अंदर आपको इम्प्रेस किया हो? अब देखो, ये मैं बात जो है फिर आएगी, लोगों को चूँकि समझने में ज़रा मुश्किल आती है। मिसाल के तौर पर एक इंटरव्यू चल रहा था, इस पर बड़ी बहस हुई। मुझे सुहेल बड़ाई साहब इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो गालिब और इकबाल दोनों तस्वीर किया करते थे जो उनको आमद होती थी, तो आपके यहाँ क्या सिलसिला? मैंने कहा मेरे यहाँ नहीं तस्वीर होती। अब अगर ये बात मैं करूं तो ना तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं गालिब से बड़ा हूं या इकबाल से बड़ा हूं, तो ये मानने के लिए मैं कभी तैयार नहीं हूं कि मैं किसी से छोटा हूं। ये मैं आपको सीधी बात बता दूं, मैं अपने आप से किसी को ना बड़ा मानता हूं ना छोटा मानता हूं। वो नबियों का काम है, वो वलियों का काम है, जिनको मैं जो बड़े हैं। बाकी अब जिसको क्रिएटिविटी अता की अल्लाह ने, उसको अपने नूर की बूंद अता की, वो अपने अपनी कैपेसिटी में यकता है। आप उसको अपने तो बहुत अच्छा समझ लो। ये है बेवकूफ़ी जिसमें हम तकाबुली जायज़ा लेते हैं। इकबाल अपनी सिर्फ का बड़ा आदमी है, गालिब अपनी सिर्फ का बड़ा आदमी है। जो अल्लाह ने खलील रहमान कमल को अता किया, वो उसने साबित किया कि उसने जो अता की उसका भी दम है उसमें। इसी तरह जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, उसको खलील रहमान कमर से उनका खलील रहमान कमर से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी अपनी ज़ात में यकता है। नहीं, बंदा इंस्पायर तो होता है ना, इम्प्रेस तो होता है किसी से कि यार ये बंदा है, जब इसके आप अंदर अल्लाह दे दे तो इंस्पिरेशन की क्या ज़रूरत है? ऑब्जर्वेशन होती है। मैं इंस्पिरेशन का लफ्ज़ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, यानी कि आप ये तसव्वुर करते हैं। अगर मुझे इंस्पिरेशन, तो ये मैं कोई रिलीजियस इतना आदमी नहीं हूँ। अगर मुझे इंस्पिरेशन लेनी हो ना, अगर मैं ये दावा करूँ कि मुझे इंस्पिरेशन है कहीं से, तो वो मुझे कुरान से है इंस्पिरेशन। और इसको रिलीजियस इतना सोचा जाए कि मैं कोई वो दिखा रहा हूँ अल्लाह को। अल्लाह तो जानता है ना मेरे दिल के हाल को, क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जिसने कुरान शरीफ अरबी में पढ़ने से पहले 250 दफ़ा तर्जुमे के साथ पढ़ा, 200-250 दफ़ा। तो मेरा कौन सा पढ़ा? 200-250 हाँ दफ़ा। ये 2-250 मैंने अरबी में पढ़ा उसको, क्या बात है। क्योंकि मैं समझ गया था इसे पढ़ो कैसे, समझने के लिए आसान कर दिया गया है। तो मैं उस पर ईमान ले आया ना, तो उसने मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। फिर मेरा ऑब्जर्वेशन जो अल्लाह ने मुझे दिया, जब अल्लाह किसी पर मेहरबानी करता है तो चुन लेता है ना, तो जब चुन लेता है तो उसको फिर डिफरेंट किस्म के ऑब्जर्वेशन में डालता है। वो उसकी लिखावट और सिखावट का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए ये होता है जब मैं लिखता हूँ तो आपको लगता है कि ये सब गुजरा है किसी न किसी जगह, कहीं आपके ऊपर, कहीं किसी के ऊपर। मैं जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी। तो ये वाली चीज़ें आपको, आप मेरी तारीफ ना कीजिए, उसकी देन की तारीफ कीजिए, तो तकब्बुर की बात ही नहीं होगी। मैंने अक्सर ये जुमला कहा, ये समझने के लिए अब अकल चाहिए ना थोड़ी, कि खलील रहमान कमर जिस आदमी का नाम है उसकी मैं भी इज्जत करता हूँ। अब असल में मैं उसकी देन की इज्जत करता हूँ भैया, वरना मैं क्या हूँ? खूबसूरत बात। अब मैं 900 लोगों को, अगर मुझे एक वक्त में सवालों के जवाब देने हैं, तो हो सकता है किसी के साथ मैं थोड़ा थक जाता हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, कहीं कहीं कतरा जाऊँ, उसमें मैं एरोगेंट हो गया हूँ। यार मेरी कोई फिजिकल पोजीशंस भी हैं कि नहीं है, यू एज ए डॉक्टर अंडरस्टैंड। और मुझे रोज़ भुगतना होता है ये सारा। और मैं वो आदमी हूँ जो हर एक का फ़ोन उठाता है, वो अननोन नंबर हो, बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो अननोन नंबर पड़ा हो, मैं सोया हूँ, मैं वापस रिंग करता हूँ। मुझे आप कहो क्या मैं एरोगेंट? मैं तो इसके तरह डरता हूँ अल्लाह से कि या अल्लाह मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए। हाँ सर, क्या समझते हैं ये मौजूदा जो सियासी हालत है, क्या हम कभी ठीक भी हो सकेंगे? हमारा मुल्क कभी सियासी पटरी पर चढ़ सकेगा? मुल्क क्यों सर, हमारा मुल्क कभी सियासी पटरी पर चढ़ सकेगा? मैं वो आदमी हूँ जो
मुझे सुबह 900 दुआएं आती हैं, रात को देते हैं हम इसराइल को भी दुआओं से मार देते हैं, बददुआओं से मार देते हैं, इंडिया को भी मार देते हैं। मैं वो नहीं था कभी भी। आपको कुछ करके दुआ मांगनी पड़ेगी। अभी मुझे लगता है कि भाई दुआ ही मांग लेते हैं। यानी कि अगर खलील रहमान कमर साहब नाउमीद हो रहे हैं, नाउम्मीद ही नहीं है, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा मेरी ज़िंदगी में कुछ होने वाला है। शायद अभी वो जो शऊर आया है वो अगर पॉजिटिवली हम ड्रिबल करते हुए आगे ले गए और एक दिन वो आ गया कि हमें हमारे हकूक़ का पता चल गया और अपने हकूक़ के बारे में बात करने का हुनर आ गया, तो शायद कोई ऐसा दिन आ जाए कि मेरा मुल्क पटड़ी पर चल पड़े। ये जो मुझे एलपी हुई है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे सिर्फ अपने मुल्क के हालात की वजह से हुई है और कोई स्ट्रेस नहीं मुझे। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रेस जिसने मुझे डुबोया है इस दफ़ा। मैं ज़िंदगी में कभी मायूस होने वाला आदमी नहीं था। मैं बदतरीन हालात में रोशनी की किरण तलाश कर लेता था। अभी शायद मैं थोड़ा नाकाम हो रहा हूँ वो किरण ढूंढने में। अल्लाह करे मैं गलत हूँ और मेरा मुल्क पटरी पर चढ़ जाए। जब तक ये ईवान में वो लोग नहीं पहुंचते जिनके मसाइल हैं, तब तक वो ठीक नहीं होगा। ये फ्यूडल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ से निकालना होगा ये मुकद्दस ईवान। निकालेगा कौन? जो कोई ना कोई, मैं वो अभी सख्तियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकता तो थम के बोलता हूँ। मैं भी नहीं चाहता कभी को डाला आप तक पहुंचे। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आपको बताऊँ, लेकिन सेहत इस काबिल है, लेकिन कोई ना कोई होगा जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर जाएगा। वही लोग लीडर होते हैं, मैं और तुम नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, जब मेरे जो लश्कर हैं वो किसी को नज़र नहीं आते, तो मेरा ख्याल है उन लश्करों का ही आप इंतज़ार किया जाए कि जो नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह ताला इंतज़ार किया, हम बनने की कोशिश नहीं। अल्लाह मेहरबानी करे, बस दुआ करो अल्लाह से। मैं अब वहाँ आ गया हूँ जहाँ मैं पहले मैं टोका करता इस बात पर कि कुछ कर लो फिर दुआ करना, किए बगैर दुआ नहीं कामयाब होती, कबूल नहीं होती। लेकिन अब मैं आ गया ऐसे वक्त, दुआ ही करे भैया, मेरे बस की बात नहीं है। मैं उस बहुत सारे घिनौने वाक़यात से जिसमें मेरी औरत को सड़क पर घसीटा गया, घरों पर ट्रेसपास किया गया, ख़ातीन के साथ बदतमीज़ी की गई, कुछ ही मुझे तकलीफ दे रही। गो के 9 मई का वाक़या घिनौना वाक़या था, उसके ज़िम्मेदारान को पकड़ना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि मेरे शहीदों पर उंगली उठाए। लेकिन ये जो भयानक हुआ है, जो हो रहा है, इसकी माफ़ी पता नहीं हम सबको कब मिलेगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। खालिद भट्ट साहब बहुत बड़ा नाम है, बचपन से हम उन्हें देखते हैं मुख्तलिफ ड्रामों के अंदर, जिगर के मर्ज के अंदर। सिर्फ बहुत बड़ा नाम नहीं है। मैं आपका एक चीज़ में शुक्रगुजार हूँ कि आपने उनको मुझसे मुतारफ़ करवाया और आपने उनको मुझ तक भेजा और मैं उनको ट्वीट भी करता रहा। वो मेरा बहुत बड़ा दोस्त, बाप और इतना बड़ा प्रोफेशनल था वो कि मैं जब भी नए लॉर्ड को समझा रहा होता हूँ, मेरे लिए वो सबसे पहला और आखिरी हवाला है। इतना बड़ा प्रोफेशनल मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, शोबिस की ज़िंदगी। तो वो और ऊपर से मेरा जो उनका ताल्लुक़ था, वो शायद उनका अपने बच्चों के साथ भी नहीं था। बताते भी थे आपके तो नाम बहुत ही अदब के साथ। मैं उनको कभी उनका बाप बन जाता था, कभी उनका बेटा बन जाता। अच्छा, डरते थे आपसे भी? कहते थे खलील साहब को नहीं बताना। मैं उनको, मुझे जब ज़रूरत पड़ती थी मैं उनका बाप बन जाता था और डांटता भी था, क्योंकि वो अपनी सेहत के हवाले से बड़े केयरलेस थे। तो उस बात पे वहाँ डांट पड़ती थी मुझसे उनको, और फिर उसको छुपाते पीछे वो इस बात से। लेकिन यार
वो मर गया लेकिन वो मरा नहीं, वो रहेगा जब तक कम अज़ कम मैं रहूँगा, मेरी याददाश्तों में, मेरी गुफ्तगू में खालिद भट्ट जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। उनके बारे में एक अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। उनका जिगर ख़त्म हो चुका था, पेट में पानी पड़ा हुआ, बड़े ज़ईफ़ हो गए थे आखिर में। तो मेरे सामने बैठे हुए थे, तो मैंने कहा भट्ट साहब अब आपने रेस्ट करनी है, आपने कोई काम नहीं करना। तो उनकी प्रोफेशनलिज्म का एक वो अंदाज़ा, मैं इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, तो मुझे कहते हैं कि यार मैंने एक ड्रामा कंप्लीट करना है। सही हुआ है, खाली ड्रामा जो कंप्लीट, मैंने कहा सर उसमें क्या खास बात है, आप अपनी सेहत नहीं वो खास बात देखिए, आज माशाल्लाह वो अच्छा ड्रामा है। ड्रामा कोई भी हो उसमें खास बात ना हो, खालिद भट्ट अपनी जान तोड़ मेहनत करेगा कि उसका काम उसमें ख़त्म हो जाए। यही बात मुझे कहते, प्रोड्यूसर का इतना पैसा लगा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो पैसा वो डूबे। पक्की बात है। तूफान बादो बारह हो, वो बीमार हो, सख्त क्या जानदार करेक्टर उन्होंने उसमें अदा किया है, और आम जो कैरेक्टर के साथ कभी बेइंसाफी नहीं करते थे। उन लोगों को अंदाजा ही नहीं हो रहा कि उस वक्त ये कितने बीमार हैं। उनके जो करेक्टर उन्होंने, लोगों को कहाँ अंदाजा होता है कि ये जो 40 मिनट में वो हमारा प्ले देख लेते हैं, उसके पीछे हमारी तपस्या कितनी होती, समझे। तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। वो हमारे दिलों में रहेंगे। जैसे कि आपने कहा खलील साहब, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बीइंग डॉक्टर मैं आपसे कुछ चीज़ें वो एक अब इन्फॉर्मेशन कहें, कुछ नज़रिया के लेना चाह रहा हूँ। हम डॉक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, एमरजेंसीज के अंदर, वार्ड्स के अंदर, ना दवाई होती है, ना बेड प्रॉपर होता है, ना पैरामेडिक स्टाफ प्रॉपर होता है, फिर भी ये कौम हमें गालियाँ देती है। क्यों? हमारी 70% जो फीमेल्स हैं अपने घरों से 100 किलोमीटर दूर जाके इसमें कोई शक वो BSU कर रही हैं, DHQ कर रही हैं, वो 100 बंदे के अंदर खड़े होकर नौकरी कर रही हैं। हम अपना इमेज ठीक नहीं कर सके इतनी मेहनत के देखो बाद। देखो डॉक्टर, एक बात समझाऊं मैं तुम्हें, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ 10 लोग या 20 लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, वहाँ 50 लोग ऐसे भी हैं जिनकी खिदमत होती है और वो घर जाके बताते हैं कि हमें डॉक्टरों ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया है। मेरे मुल्क का प्रॉब्लम यह है कि यहाँ घटिया तरीन लोएस्ट लेवल पर हेल्थ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और एजुकेशन को सपोर्ट करती है। तो गिवन वसाइल में जितनी तुम लोग मेहनत करते हो, मैं अपनी आंखों से, मेरा ताल्लुक रहा डॉक्टरों से, मेरा यार था डॉक्टर मकसूद, वहाँ से वो एक समय लेगेसी है जिससे मेरी डॉक्टरों से मोहब्बत आज तक है और रहेगी। आपके ऊपर इतनी आबादी का बर्डन है, सब चाहते हैं कि दे शुड बी एंटरटेन्ड इमीडिएटली, उसमें उनका कसूर नहीं है। जब कोई पेशेंट लेकर आता है, परेशान होता है, गरीब होता है, तो जब उसका वक्त लग जाता है, या ये नहीं सोचते कि हमारा पेशेंट जो है वो लेट आने की वजह से या हमारी कोताही से मर गया है, अगर उसको कुछ खुदा न खास्ता हो जाए तो वो एज्यूम करते नहीं डॉक्टर की ना क्या है, नज़रअंदाज कर देने की, नाहली से या आपको उसकी वजह से मर गया है। ये वो उस वक्त का सेंटिमेंट होता है, उसको दरगुजर कीजिए। जितनी कैपेसिटी है जो अल्लाह ने दिया हुआ है उसमें आप अपने हिस्से का काम करते जाइए, इन बातों को बॉदर ना कीजिए। मैंने वहाँ देखा, मेरी जो लड़कियाँ डॉक्टर्स हैं वो जितनी जान फसाने से काम करती हैं, मेरे जो डॉक्टर, मैं यंग डॉक्टर्स के साथ मिलता हूँ, आप जानते हैं, आई प्रेज देम, आई लव देम ऑलवेज। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये चीज़ें अपने कानों में डालेंगे, कोई बुरा बोल रहा है, वो पर यूनिट टाइम होता है, उस वक्त वो बोल जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को प्लीज़ करने में बहुत सारे लोग अनप्लीज्ड भी रह जाते हैं, समझो। उसमें फिज़िकल इश्यूज़ भी होते हैं आपके, कहीं कोताही होगी, किसी को ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, इसको ज़्यादा टाइम देना है, ये क्रिटिकल सिचुएशन, उस पर भाग दौड़ चल रही होती है आप लोगों की कि ये पेशेंट बचाया जा सकता है, इसको बचा लिया जाए। कुछ का नज़र आ रहा होता है कि हमें सारी एफर्ट्स भी हो गई, तो ये बच नहीं पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें वो लवाकिर नहीं समझते कभी भी। अल्लाह ताला मेहरबानी करे और अल्लाह आपको तौफीक दे और इतने फैसिलिटीज़ दे कि आप सबको एंटरटेन कर सके और उनका दुख ख़त्म हो सके। बिकॉज़ मेरे मुल्क के गरीब लोगों का ये बहुत बड़ा इशू है,
उनके बाद सरकारी हॉस्पिटल एक आखिरी रिजॉर्ट नज़र आती है, लास्ट रिजॉर्ट। उसमें जब उनको नाकामी होती है तो वो दुखी होते हैं और बोल देते हैं कुछ ना कुछ, उनको माफ़ी दे दीजिए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपकी जो अप्रिशिएटिंग और इनकरेजिंग वर्ड्स हैं, इससे ये डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इनकरेज होंगे। और माई सैल्यूट टू डॉक्टर। इट्स एन ऑनर फॉर अस टू शेयर टाइम विद यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।